हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका रिमेनिंग सिलेबस, क्योंकि हम हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट करा चुके हैं इससे पहली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं द राजस्थानी स्कूल एंड द पहाड़ी स्कूल एंड मुगल स्कूल एंड द डेक्कन स्कूल, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बंगाल स्कूल एंड द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। एंड उसके बाद आता है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें हम पेंटिंग की बात करेंगे एंड द ग्राफिक प्रिंट्स की बात करेंगे और द स्कल्पचर की बात करेंगे। तो ये आपके इस वीडियो में चैप्टर डिस्कस होने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी 12th क्लास में है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप लोगों से कोई वीडियो मिस ना हो पाए, क्योंकि हम इसके बाद शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़, और उसमें हम करवाएंगे लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। सो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बंगाल स्कूल। और बंगाल यहाँ पर भी स्कूल का मतलब स्टाइल ही है, ये बंगाल का कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टाइल की बात हो रही है, और वो भी पेंटिंग के स्टाइल की। अब देखते हैं ओरिजिनल डेवलपमेंट क्या है इसका। बंगाल स्कूल इज़ एन आर्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन बंगाल। तो बंगाल स्कूल जो है, ये जो बंगाल का आर्ट स्टाइल है, ये एक आर्ट मूवमेंट है जो कि बंगाल से शुरू होता है, इसलिए इसे बंगाल का स्टाइल कहते हैं। एंड मेनली फ्रॉम कोलकाता एंड शांति निकेतन। कोलकाता भी बंगाल का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कहाँ से शुरू होता है, कोलकाता से, और शांति निकेतन जो है एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर आर्ट पढ़ाई जाती थी। इट इज़ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट रिएक्ट अगेंस्ट द एकेडमिक आर्ट स्टाइल प्रीवियसली प्रोमोटेड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। तो ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, यानी कि एक प्रोटेस्ट है ये अगेंस्ट द एकेडमिक आर्ट। एकेडमिक आर्ट क्या है, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के आर्टिस्टों पे या फिर जो इंडिया के आर्ट स्टूडेंट थे उन पर थोपा था कि आपको एकेडमिक आर्ट करनी चाहिए। और एकेडमिक आर्ट कैसी होती थी, ये रियलिस्टिक आर्ट है। जो ब्रिटिशर्स की आर्ट्स थी वो रियलिस्टिक आर्ट्स थी, ठीक है। सो रियलिस्टिक आर्ट को जो है यहाँ पर इंडिया में प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और वो कह रहे थे कि जो इंडिया का आर्ट का स्टाइल था, राजस्थानी स्टाइल हो गया, पहाड़ी, मुगल एंड डेक्कन स्टाइल, तो उसको वो अच्छा नहीं मान रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर तुम्हें एकेडमिक आर्ट स्टाइल ही करना चाहिए, ये रियलिस्टिक है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स फ्लोरिस्ड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर अर्ली 20th सेंचुरी में बंगाल स्टाइल काफ़ी इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में फला फूला फैला, ठीक है। एंड नोन एज द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो कोलकाता का जो ये बंगाल स्टाइल है, इसे इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जा सकता है। बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जा सकता है। मिक्सचर ऑफ मिडल इंडियन आर्ट एंड इंडियन फोक आर्ट एंड एजेंटा। तो इसमें मिडिल इंडियन आर्ट यहाँ पर जो मिक्सचर देखने को मिलता है बंगाल स्टाइल का, तो वो है मिडिल इंडियन आर्ट एंड इंडियन फोक आर्ट एंड द अजंता। और मिडिल इंडियन आर्ट क्या है, ये वो आर्ट है जो मिडिल इंडिया मतलब 16 to 19 सेंचुरी में हुई है, तो उसे मिडिल इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पर मिडिल इंडियन आर्ट जो है, तो 16 to 19 सेंचुरी के बीच जो है राजस्थानी आर्ट हुई है, पहाड़ी हुई है, मुगल हुई है, डेक्कन हुई है, तो वो सारी आर्ट यहाँ पर मिल करके, और इंडियन फोक आर्ट मिल करके, जितने भी हमारे कल्चरल हैं ये सारी चीज़ें मिल करके, और अजंता की जो केव्स हैं वहाँ पर जो पेंटिंग हुई है, तो इन सबको मिला करके ये बंगाल स्टाइल बनता है, जिसे इंडियन स्टाइल भी कहा जाता है। अब कला भवन की बात करते हैं। यहाँ पर आता है कला भवन, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल एट विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन कोलकाता। तो सबसे पहला जो कला भवन हमें देखने को मिलता है, इंडिया फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल जो है, वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिलता है, जो कि शांति निकेतन का ही एक पार्ट है जो कोलकाता में है, ठीक है। शांति निकेतन फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अवनींद्रनाथ टैगोर एंड E.B. हैवल encourage इंडियन आर्टिस्ट टू मेक पेंटिंग इन देयर ओन रिच इंडियन स्टाइल। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है क्या कह रहे थे, ब्रिटिशर्स कह रहे थे भाई इंडिया का जो स्टाइल है वो रिच नहीं है, और ये पुअर स्टाइल है, और ये अच्छा स्टाइल नहीं है, आपको एकेडमिक आर्ट करनी चाहिए, रियलिस्टिक आर्ट करनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की आर्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर E.B. हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के ही परिवार से आते हैं। तो ये और E.B. हैवल मिलकर के, E.B. हैवल कौन है, ये इंडिया के नेशनल आर्ट स्कूल के, जो इंडिया का फर्स्ट आर्ट स्कूल है, तो उसके यानी कि कला भवन के ये प्रिंसिपल हैं। तो ये दोनों मिलकर के इंडिया के आर्टिस्ट को एनकरेज करते हैं कि भाई तुम लोगों को इंडिया की रिचली आर्ट ही करनी चाहिए। मैनी आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इनकी बातों से
कुछ आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस्ड भी हुए और उन्होंने इंडियन आर्ट स्टाइल में पेंटिंग करना शुरू किया। इट वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट स्वदेशी हेडेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। और ये जो आर्ट मूवमेंट था इंडियन आर्टिस्ट का, तो ये जो है एसोसिएट हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट स्वदेशी, इसके साथ मिलकर के इन्होंने काम किया और ये जो है हेड किया आर्ट की तरफ से अवनींद्रनाथ टैगोर ने। एंड E.B. हैवल द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता, नाउ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, E.B. हैवल आस्क्ड अबनी बाबू टू जॉइन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एज वाइस प्रिंसिपल इन 1898। तो यहाँ पर अबनी बाबू जो कहा गया है तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि अबनी बाबू कौन है, वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। E.B. हैवल वांटेड फ्रॉम इंडियन आर्टिस्ट टू क्रिएट पेंटिंग इन इंडियन नॉट ओनली इन सब्जेक्ट मैटर बट ऑल्सो इन द स्टाइल। तो यहाँ पर E.B. हैवल क्या चाहते थे इंडिया के आर्टिस्ट से कि वो जो पेंटिंग कर रहे हैं तो उनका सिर्फ सब्जेक्ट ही इंडियन नहीं होना चाहिए बल्कि स्टाइल भी इंडियन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हमारे इंडियन रहे और जो स्टाइल है वो ब्रिटिशर्स रहे या रियलिस्टिक रहे, तो वो इंडियन ही होना चाहिए। फॉर देम इंडियन स्टाइल, उनके लिए इंडियन स्टाइल क्या था, मुग़ल और राजपूत स्टाइल जो है वो उनके लिए इंडियन स्टाइल था। और राजपूत स्टाइल के अंडर में क्या क्या आता है, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल दोनों आते हैं, राजस्थानी और पहाड़ी दोनों आते हैं राजपूत में। मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रैदर देन द कंपनी स्टाइल पेंटिंग और ऑफ एकेडमिक स्टाइल थॉट इन द कॉलोनियल आर्ट स्कूल। तो ये जो कॉलोनियल आर्ट स्कूल जो ब्रिटिशर्स के द्वारा थोपे गए थे इंडिया पे, तो उनसे अच्छा ये चाहते थे कि इंडियन स्टाइल में यहाँ पर वर्क हो। और जो कंपनी स्टाइल है ये भी ब्रिटिशर्स का ही पेंटिंग स्टाइल है, जो एकेडमिक स्टाइल है वही कंपनी स्टाइल है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो इंडिया का रिच स्टाइल है वो ज़्यादा अच्छा इंस्पिरेशन है कॉलोनियल आर्ट स्टाइल या फिर एकेडमिक आर्ट स्टाइल और कंपनी स्टाइल। तो इनसे अच्छा जो है इंडिया के स्टाइल में ही काम करना चाहिए इंडियन आर्टिस्ट को। आर्ट स्कूल फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुछ इंडिया में आर्ट स्कूल खोले जो था द गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता एंड गवर्नमेंट आर्ट स्कूल लाहौर एंड बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये 4 स्कूल हमें उस टाइम पर देखने को मिलते हैं। अबनी बाबू यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर एंड गगनेंद्रनाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता एंड E.V. हैवल क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इन लोगों ने एक इंडिया की आर्ट की सोसाइटी बनाई जो कि बंगाल साइड की थी, जिसका नाम है और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। आप ये याद रखेंगे कि अबनी बाबू, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता एंड E.V. हैवल ने मिलकर के कौन सी आर्ट सोसाइटी बनाई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, अभी एक और सोसाइटी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको दोनों सोसाइटी को याद रखना है ताकि आपसे MCQs ना मिस हो। द बंगाल स्कूल सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। तो यहाँ पर बंगाल स्कूल ने जो है स्टेज सेट कर दी थी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की। एंड द बंगाल स्टाइल स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर एंड द हैदराबाद। तो जितने भी स्कूल थे या कॉलेजेस थे आर्ट के इन एरियाज़ में, तो वहाँ पर बंगाल स्कूल के जितने भी आर्टिस्ट काम करते थे या वहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट पढ़ते थे, जिसमें ये हैं नंदलाल बोस, D.P. रॉय चौधरी, के वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दार, M.A.R. चुगताई, सत्येंद्रनाथ मजूमदार एटसेट्रा। तो ये सब जा करके उन जगह जगह स्कूलों में, जयपुर हो गया, लखनऊ, गुजरात, पंजाब, तो ये हर जगह जा करके वहाँ पर प्रिंसिपल बने या फिर वहाँ पर इन्होंने लोगों को इंडिया की आर्ट सिखाई या उनको इनक्रेज किया इंडियन आर्ट बनाने के लिए। फिर क्या होता है, फिर देखते हैं यहाँ पर मेन फीचर्स आते हैं। अब द बंगाल स्कूल एनरिच एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन वैल्यूज़ एंड सेव्ड इंडिया फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर बंगाल स्कूल क्या करता है, तो ये करते हैं कि इंडिया का जो रिचली ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, जो इंडिया का आर्ट स्टाइल है, उसको सेव करके रखते हैं और उनके हाथों यहाँ पर बर्बाद नहीं होने देते हैं। तो ये जीवित रखते हैं इंडियन स्टाइल को। द बंगाल स्कूल हैड अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ अजंता अलोरा पेंटिंग एंड विच कुड बी क्लियरली सीन इन द पेंटिंग ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर आपको अजंता केव्स एंड अलोरा केव्स की यहाँ पर झलक देखने को मिलती है पेंटिंग्स में बंगाल स्कूल की। द जापानीज वॉज टेक्निक विच वॉज यूरोपियन एंड जापानीज टेक्निक विद द इंडियन टेम्परा इन वाटर कलर बिकम द हॉलमार्क ऑफ द बंगाल स्कूल। तो यहाँ पर बंगाल स्कूल का जो एक हॉलमार्क बना है, जो नई टेक्निक यहाँ पर आई है, तो वो है यूरोपियन और जापानीज टेक्निक, जिससे कहते हैं वॉश टेक्निक। तो वॉश टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पर पेपर को गीला करा जाता है,
कलर लगाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर से उसको गीला करा जाता है, फिर उस पर कलर लगाया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, पेपर के अंदर कलर मर्ज हो जाते हैं और उनका जो स्मूथनेस बहुत अच्छी आती है, उसमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है कलर्स की, ऐसे कुछ पैचेस नहीं रह जाते हैं। अभी आप देखेंगे पेंटिंग जो बंगाल स्कूल की हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे उसमें इतनी अच्छी मिक्सिंग हो रखी है कलर्स की, तो वो वॉश टेक्निक का ही कमाल है। उसके बाद आता है द क्रिएशन ऑफ मैस्टिक एंड मेलो स्टाइल बाय यूजिंग ग्लूमी कलरिंग विद द डिफ्यूज लाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर इसमें अगर मैस्टिक मेलो स्टाइल और ग्लूमी कलरिंग देखते हैं हम और उनके जो डिफ्यूज लाइट्स हैं बैकग्राउंड में, तो उसमें कहीं भी हमें ऐसे नहीं देखने को मिलता कि अगर कोई कलर जैसे रेड और येलो को मिक्स करा गया तो दोनों अलग अलग कलर दिख रहे हैं, वो ऐसे मर्ज हुए हैं दोनों में आपस में कि वहाँ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से लाइट चेंज हो रही है या कहाँ से कलर चेंज हो रहा है। तो इसमें इतने अच्छे बैकग्राउंड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि वॉश टेक्निक से ही हो पाता है। द बंगाल स्कूल ब्रॉट अ रेनेसेंस एंड डाइवर्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड द हेरिटेज ऑफ इंडियन आर्ट। तो यहाँ पर जो बंगाल स्कूल की आर्ट है, बंगाल स्कूल की आर्ट स्टाइल है, तो उसने दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों का या फिर जो भी उस टाइम के स्कॉलर्स थे, क्रिटिक थे, तो उन लोगों का अटेंशन जो है अपनी तरफ खींचा है कि भाई इंडिया का जो पेंटिंग का कल्चर है वो इतना रिच है। एंड द बंगाल स्कूल encourage a deep study of anatomy to add life in the human body। तो यहाँ पर बंगाल स्कूल ने जो है इनक्रेज किया है एनाटॉमी की भी स्टडी करने की। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंस, जो कि ये तीनों स्कूल हैं, मुगल है, राजस्थानी एंड पहाड़ी। सब्जेक्ट मैटर की बात करें, यहाँ पर जो सब्जेक्ट या थीम्स यूज़ करे गए तो उसमें रिलीजियस थीम्स हैं, हिस्टोरिकल हैं एंड पेट्रोइटिक है, सोशल लाइफ, बर्ड्स, एनिमल एंड लैंडस्केप। तो यहाँ पर पेट्रोइटिक भी ऐड हुआ है। तो पेट्रोइटिक का क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पर, तो इंडिया के आर्टिस्ट जो है मिलजुल कर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर पेट्रोटिज्म भी देखने को मिलता है। अप्रिसिएशन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी हुई हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये बंगाल स्कूल का जो हमने अभी ओरिजिनल डेवलपमेंट पढ़ा, ये तो भाई आप रट के ही जाना, ये तो बिल्कुल आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये आपको याद करना ही करना है। अब करते हैं पेंटिंग की बात। तो यहाँ 4 पेंटिंग आपके सिलेबस में है, जर्नीज एंड शिव एंड सती, राधिका एंड मेघदूत। इन चारों पेंटिंग के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हमने आर्टिस्ट के बारे में भी थोड़ा दे रखा है, तो आप इसे पढ़ करके जा सकते हैं वैसे आर्टिस्ट को भी, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिस्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पेंटिंग की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेंटिंग्स ही आती हैं। आर्टिस्ट से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, अगर पूछ भी लिया कभी, वैसे तो पूछा नहीं गया अभी तक, अगर पूछेंगे भी तो एक आध कोई MCQs में पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर पेंटिंग आर्टिस्ट भी पढ़ करके जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब देखते हैं जर्नीज एंड। यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंग है, और अवनींद्रनाथ जो है मतलब बहुत बड़ा नाम है बंगाल स्कूल का, क्योंकि इन्हें ही हेड ऑफ द बंगाल स्कूल कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, मॉडर्न यहाँ पर पीरियड है, वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड वॉश। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वॉश टेक्निक भी ऐड हो गई है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कलेक्शन। अभी हम जो देख रहे थे, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डेक्कन स्कूल तक पढ़ा, तो उसमें एक भी कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नहीं था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट शुरू होती है बंगाल स्कूल से, इससे पहले हमें देखने को मिलती है पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो ये 2 डिफरेंस हैं, क्योंकि जो नई पेंटिंग है यानी कि मॉडर्न पेंटिंग है उनको मॉडर्न आर्ट गैलरी में रखा गया है, और जो पुरानी पेंटिंग्स हैं तो उनको म्यूजियम में रखा गया है। ओके, ये आप डिफरेंस जो है याद रखेंगे। अब करते हैं सब्जेक्ट मैटर की बात। हियर वी कैन सी द लॉयल्टी ऑफ एनिमल टूवर्ड्स हिज मास्टर। तो इस पेंटिंग में जो है हम एनिमल की लॉयल्टी देख सकते हैं उसके मास्टर के प्रति। कैमल क्लियरली शोज हाउ हिज लाइफ इज अबाउट टू द एंड आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी, बट कैमल हैज़ नॉट येट गिवन अप होप एंड इज ट्राइंग टू गेट अप। यहाँ पर जो है एनिमल यानी कि कैमल क्या करता है, अपने मालिक के लिए वो यहाँ पर बहुत थक चुका है, इवनिंग हो चुकी है, या कह सकते हैं उसकी लाइफ का एंड आने वाला है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है उठने के लिए, ताकि उसका मालिक जो है जो उससे काम करवाना चाहता है वो कर सके। तो यहाँ पर ये गिविंग अप नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही इसने होप नहीं छोड़ी है, आपको भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, आपको एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ कैमल। ये एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है कैमल की। इसे आप वैसे भी लिख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, एंड इट डिपिक्ट द पेन ऑफ लाइफ थ्रू हिज हाफ ऑफ एन आइज। तो यहाँ पर अगर आप इसकी आंखें देखेंगे तो
आधी खुली हैं आधी बंद हैं। यहाँ पर इसका पेन दिखाया गया है कि भाई ये कितने पेन में है, फिर भी वो उठने के लिए ट्राई कर रहा है। इट क्लियरली शोज हाउ हिज लाइफ इज़ अबाउट टू द एंड आफ्टर लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी। तो यहाँ ये दिखाया गया है और साफ दिख रहा है कि बहुत लंबी जर्नी से आ रहा है, फिर भी बेचारा उठने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। फ्रंट लेग्स आर बेंट ऑन द नीज वाइल हिज बैक लेग्स आर अपलिफ्टेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके जो पिछले पैर हैं वो खड़े हुए हैं और अगले पैर जो है बेंट हो रखे हैं। रेड येलो एंड ब्राउन वॉश ऑफ कलर गिव द बैकग्राउंड अ स्पेशल डिफ्यूज इफेक्ट ऑफ द सनसेट। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनका जो मिक्सचर, मैं कलर की बात कर रहा था, जो बैकग्राउंड है यहाँ पर, तो कितना अच्छा यहाँ पर मर्ज हो रखा है ये कलर। तो ये हुआ है वॉश टेक्निक की सहायता से। ही हैज़ नॉट येट गिवन अप होप एंड इज़ ट्राइंग टू गेट अप। अभी भी वो उठने की कोशिश ही कर रहा है। एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कैमल रेंडर्ड प्रॉपरली इन फाइन लाइन्स एंड डेलिकेट टोन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें जो फाइन लाइन मतलब बहुत ज़्यादा थिन लाइन यूज़ करी गई है, जो कि हमें कई बार दिखती भी नहीं है कि यहाँ पर लाइन है कि नहीं। अगर आप आउटलाइन देखें कैमल की तो आपको लाइन देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड थिन लाइंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ऐसा कुछ इसके बारे में यहाँ पर दिया रखा है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से याद करके जाएंगे, देख करके जाएंगे, और जो भी इसमें लिखा है वो पढ़ करके जाएंगे, और अपनी तरफ से भी उसमें कुछ मस्का लगा करके आएंगे, जो भी आप इसमें अच्छा अच्छा लिख सकते हैं। टाइटल ऑफ द पेंटिंग नेक्स्ट आता है शिव एंड सती। तो ये पेंटिंग है नंदलाल बोस की बनाई हुई। नंदलाल बोस भी बड़ा नाम है बंगाल स्कूल का। एंड ये पीरियड है मॉडर्न पीरियड। एंड मीडियम की बात करें वाटर कलर ऑन पेपर। एंड कलर यहाँ पर जो है सेपिया कलर यूज़ करे गए हैं, रेडिश ब्राउन कलर, या फिर मोनोक्रोम कलर भी इसे कह सकते हैं, मोनोक्रोम टाइप कलर, क्योंकि एक ही कलर के शेड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में, इसलिए इसे मोनोक्रोम कहते हैं। एंड इसका कलेक्शन देखें तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल बुक फेमस एपिसोड ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस सती। तो ये एक मैथोलॉजिकल बुक पर डिपेंड है ये जो पेंटिंग जिसका इसका सब्जेक्ट लिया गया है। दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल बुक, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ नंदलाल बोस। वी कैन सी शेड्स ऑफ द ब्राउन कलर, इसलिए इसे सेपिया या फिर मोनोक्रोम कहा गया है। लॉर्ड शिवा सिटिंग विद द सैड फेस एंड लुकिंग हेल्पलेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हलो भी दिख रहा है उनके पीछे, क्योंकि शक्तिशाली लोग जैसे हमने देखा कि मुगल स्कूल में जो है पावरफुल राजाओं को ये एक हलो बना करके डिपिक्ट करते थे उनकी पावर को। यहाँ पर गॉड के पीछे भी हमें अब हलो देखने को मिलता है, ठीक है। एंड his hands are stretched and holding his wife who is looking unconscious. Inform the sun, and Sati has been shown laying on his lap. होल कॉम्पोजिशन इज स्मूथ रिदमिक एंड शार्प। एंड वही यहाँ पर भी लाइंस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिदमिक एंड थिन लाइन देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे नंदलाल बोस को हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। अगर आप ये PDF परचेज कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ लेना एक बार, और या फिर आप NCERT है आपके पास तो NCERT से भी इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग आती है राधिका। ये एक पोएम बेस्ड पेंटिंग है। इस पेंटिंग को देख करके ऐसा लगता है किसी ने किसी पोएम का जिसमें राधिका का खूबसूरती का वर्णन किया गया है और उसे विजुअल फॉर्म में उतार दिया हो उस पोएम को, तो ऐसा लगता है इस पेंटिंग को देख करके। M.A.R. चुगते की ये पेंटिंग है, पीरियड मॉडर्न है, मीडियम वाटर कलर टेक्निक टेम्परा एंड वॉश। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो राधिका इज डिपिक्टेड विद वेरी डेलिकेट लाइन्स इन फ्लेक्सिबल शेप विद द ग्रेट ग्रेस। एंड कंपोजिशन की बात करें तो राधिका इज़ वन ऑफ चुगतई बेस्ट वर्क। तो चुगतई जो है आर्टिस्ट का नेम है। द सब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी एंड सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइन्स हैव यूज्ड। शी इज़ होल्डिंग अ लोटस फ्लावर्स इन बोथ द हैंड्स। हनी बी इज शोन सिटिंग ऑन द फ्लावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हनी बी यहाँ देखने को मिलती है, और ये यहाँ पर भी फ्लावर है इनके हाथ में, और दूसरे हाथ में भी यहाँ पर फ्लावर देखने को मिलता है। शी इज़ वेयरिंग अ येलो ओढ़नी, रेड ब्लाउज एंड पर्पल लहंगा। एंड इन द बैकग्राउंड अ लैम्प शेड इज शोन विद द बर्निंग फ्लेम एंड स्मोक इन अ मुगल मिनिएचर मैनर्स। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ये जो लैम्प है और इसमें जो स्मोक देखने को मिलता है, तो ये मुग़ल मिनिएचर मैनर है। और मुग़लों से इनका काफ़ी गहरा नाता रहा है, क्योंकि ये
ये डिसेंडेंट है उसका उस्ताद अहमद लाहौरी का, जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था, ताजमहल को बनाया था। तो ये वहाँ से बिलोंग करता। द लाइट एंड शेड्स ऑफ द बैकग्राउंड रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट हाइट्स ऑफ द सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर जो लैम्प का शेड है उससे सिंप्लिसिटी यहाँ पर जाहिर होती है। इट इज़ एज इफ़ अ पोएम फाइंड अ विजुअल फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग है जो कि लगता है कि ये पोएम की विजुअल फॉर्म है। ओके, एम आर जुगते के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं आप, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से भी, और अगर आपने ये परचेज़ करा तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो नोट्स हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं उसे आप बाय भी कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप उसे बाय कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल से आप डायरेक्टली हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेघदूत। ये पेंटिंग है राम गोपाल विजय वर्गिया की बनाई हुई, पीरियड मॉडर्न, मीडियम वाटर कलर एंड टेक्निक टेम्पर एंड वॉश। कलेक्शन की बात करें तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। एंड सब्जेक्ट मैटर देखें यहाँ पर तो मेघदूत बेस्ड ऑन द फेमस संस्कृत क्लासिक अभिजान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। द यक्षा इज शोन सिटिंग इन अ नी डाउन पोस्चर इन प्रोफाइल विद द सॉफ्ट स्माइलिंग फेस। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें, मेघदूत इज अ सीरीज विच कंसिस्ट 50 to 70 पेंटिंग। तो यहाँ पर ना कई बुक में दूसरी पेंटिंग भी हो सकती है यहाँ पर मेघदूत, ठीक है। तो लेकिन इसका जो स्टाइल है पेंटिंग का वो एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 50 to 70 पेंटिंग है मेघदूत बनाई हुई। ये सीरीज़ है मेघदूत पूरी, और जो कि राम गोपाल विजय वर्गिया ने बनाई हुई है। तो यहाँ पर एक पेंटिंग जो है थोड़ी अलग अलग देखने को मिल सकती है आपको कई बुक्स में, तो आप उससे नहीं घबराइएगा, बस पढ़ के चले जाइएगा। एंड सीरीज बेस्ड ऑन द फेमस संस्कृत क्लासिक अभिजान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। जो कालिदास की बुक है अभिजान शकुंतलम, उस टॉपिक पर यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये पूरी सीरीज बनी है। एंड इन दिस पेंटिंग द cloud messenger Meghdut is shown taking Yaksa's message to his concert during the rainy season. This painting has clear effect of अजंता स्टाइल विद बंगाली इम्पैक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे अजंता का जो स्टाइल है ना वो आपको क्लाउड्स में देखने को मिलेगा, जो सर्कल सर्कल टाइप के जो ये आपको क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये ऐसा कुछ वहाँ का स्टाइल है। एंड बंगाली इफेक्ट जो है इसमें क्या इम्पैक्ट है वो है वॉश टेक्निक वाला, जैसे इनका कलरिंग का मर्जिंग वाला टेक्निक है। एंड द यक्षा इज शोन सिटिंग इन अ नी डाउन पोस्चर इन द प्रोफाइल विद द सॉफ्ट स्माइलिंग फेस। वो आप देख सकते हैं पेंटिंग के अंदर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए हैं। आप यहाँ पर पूरा जंगल का वर्णन कर सकते हैं, उसमें ट्रीज़ कैसे हैं, इसमें जो स्टोन्स हैं वो कैसे हैं, और यहाँ पर बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ फ्लावर देखने को मिलते हैं, क्लाउड्स हैं, हट है यहाँ पर, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ही हैज़ सम वाइल्ड फ्लावर्स इन हिज लॉन्ग एंड थिन लेफ्ट हैंड, and he is shown indulged in writing a love letter in the midst of the vibrant forest sites in the lap of the nature। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में बैठ करके ये लव लेटर लिख रहे हैं। एंड द क्लाउड्स फुल ऑफ रेन आर शोन फ्लोटिंग वेरी क्लोज टू यक्षा एज इफ दे वर ईगर एंड एक्साइटेड। तो यहाँ पर ये बादल जो है देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि इन्होंने लिखा क्या है आखिर। एंड द क्लाउड्स आर लुक्स नेचुरल एंड अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलिस्टिक टाइप थोड़े से बादल दिख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं देखने में, और ये एक बैलेंस्ड पेंटिंग है। और आर्टिस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। जो बंगाल के आर्टिस्ट हैं उनका ही हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, इसलिए हमने इसे बंगाल स्कूल के साथ रखा है। अब देखते हैं द फर्स्ट कंसोलिडेटेड इंडियन एफर्ट फॉर फ्रीडम इन 1857। तो हमें देखने को मिलता है जब इंडिया फ्रीडम की लड़ाई शुरू हुई तो उसका जो पहला हमें बिगुल बजता दिखता है वो 1857 में देखने को मिलता है। एंड इट वाज द प्रोटेस्ट अगेन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया पे राज कर रही थी उस टाइम पे, तो उनके खिलाफ ही जो है ये पूरा प्रोटेस्ट था। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा स्प्रेड हेट अबाउट इंडियन एंशिएंट नॉलेज रिलेटिंग टू इंडियन ट्रेडिशंस आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आप उस टाइम की पेंटिंग्स देखेंगे तो इंडियन को उसमें बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है, और अपने आप को उन्होंने बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करी है। तो उसके खिलाफ ये पूरा एक उस सोच के खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था, और उनका प्रोपेगेंडा तो यही था कि वो इंडियन को कुचले दबा के रखें, दबा कुचलाई रहने दें, और उनको इनसे बस अपनी नौकरी कराते रहें। स्प्रेड अबाउट द ब्रिटिश सिविलाइजेशन नॉलेज एंड लाइफ स्टाइल वर बीइंग टोल्ड एक्सीलेंट। तो यहाँ पर वो अपनी चीज़ों को जो है अच्छा बता रहे थे। न्यूमेरियस इंग्लिश लिटरेट
इंडियन यंगस्टर्स सीम्स टू एग्री विद द वेसियस प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पर इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स इंग्लिश स्कॉलर्स थे या लिटरेचर पढ़ने वाले थे, तो वो उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है, इंडिया का कल्चर जो है बेकार है और ब्रिटिश कल्चर अच्छा है। बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर स्टैंडिंग अगेंस्ट ट्रिक being applied by the British rulers, but also they were proud of Indian ancient civilization, knowledge and culture and arts। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस यंगस्टर्स ऐसे थे जो उनके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटिशर्स जो है ये हमारे ऊपर ऐसे थोपना चाहते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा एंशियंट नॉलेज है वो सबसे बढ़िया है जो इंडिया का है। Some of those persons who started establishing such organization that could jolt the British vicious propaganda। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ऐसे भी थे जो कि चुपचाप स्टेबलाइज कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक साथ फटने वाला था ब्रिटिशर्स के सामने, उनकी आंखों के सामने, जैसे छुप छुप के इन्होंने कोई ऐसे प्रोपेगेंडे बनाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, फिर एक साथ मिलकर के प्रोटेस्ट शुरू किए। द इनिशिएशन ऑफ दिस टाइप बिगन फ्रॉम कलकत्ता। तो ये जो है कोलकाता से शुरू हुई ऐसी चीज़ें, एंड दे हैड स्टार्टेड एस्टेबलाइजिंग कल्चर एंड सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू द पेंटिंग ऑफ भारत माता एंड ऊपरी हवा के सिद्ध लोग अवनींद्रनाथ टैगोर स्टेबलाइज द पैटर्न ऑफ पैट्रोटिज्म। तो यहाँ पर पेंटिंग से भी पैट्रोटिज्म जो है दिखाया जा रहा था, जिससे कि जनता जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और उनको लगे कि हाँ भाई हम हक के पीछे हैं। तो उनको जैसे समझाया जा सकता था उस तरीके से समझाया जा रहा था इंडिया की जनता को, इंडिया की भोली भाली जनता को। पेंटिंग वर प्रेज्ड एवरीवेयर। जब पेंटिंग ऐसी पेंटिंग बनी तो उसे हर जगह प्रेज्ड किया गया। यहाँ तक कि प्रवासी एक मैगजीन थी उस टाइम पे, उसमें भी उसे छापा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उस पेंटिंग को पहुँचाया जा सके। भारत माता वन अदर पेंटिंग विच इज टीम्स विद द रियलिटी वॉज मेड बाय अमृता शेरगिल। तो दो पेंटिंग है वहाँ पर, ये भारत माता पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर की है और ये है अमृता शेरगिल की। अमृता पेंटेड पेंटिंग इन ऑयल कलर मीडियम, बट अमृता की जो पेंटिंग्स होती थी वो ऑयल कलर में पेंटिंग करती थी, क्योंकि वो विदेश से आई थी, वो इंडिया की नहीं थी। मतलब उनके फादर इंडियन थे और उनकी मदर हंगेरियन थी, इसलिए वो बाहर से पढ़ करके आई थी और उन्होंने ऑयल कलर में पेंटिंग करना शुरू किया था। आफ्टर जलियांवाला बाग मैस्केयर, गगनेंद्र नाथ कार्टून पंजाब में शांति घोषित, डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब स्ट्रेंथ द इंडियंस हेटेड टूवर्ड्स द इंग्लिश। तो यहाँ पर एक गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कार्टून बनाया जिसका नाम था पंजाब में शांति घोषित। उससे क्या फ़ायदा मिला कि लोगों में हेट फैला इंग्लिश के ख़िलाफ़, इंग्लिशर्स के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि वो जैसा उन्होंने करा था जलियांवाला बाग में, ये तो आपने सबने पढ़ा ही होगा मैस्केयर क्या हुआ था, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसका नाम था पंजाब में शांति घोषित। तो उसे देख करके और लोगों में आग जल गई, दिल में आग भड़क उठी। तो ऐसे आर्टिस्ट लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट किया है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। अब नंदलाल बोस पेंटिंग लाइक सती, नंदलाल बोस की पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। नंदलाल बोस पेंटिंग लाइक सती, द डेथ ऑफ सती एंड द गॉड ऑफ फायर अग्नि देवता did the work of restoring to life the Indian tradition paintings. And in 1938, Nandlal Bose delineated Indian folk art and Indian public life on the panel of pavilion made for the Haripura Conference of the Indian National Congress। तो एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी भी आए थे, तो इनको बुलाया गया था वहाँ पर उसके पैनल को पेंट करने के लिए। तो इन्होंने इंडिया का कल्चर वहाँ पर पेंट किया था, जिसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जैसे टिलर ऑफ द सॉइल एक पेंटिंग है। तो ऐसी ऐसी पेंटिंग्स वहाँ पर बनी थी जो कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करा जा सकता था। तो ऐसी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। यहाँ पर देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, डीपी रॉय चौधरी, असित कुमार हल्दार, सत्येंद्रनाथ मजूमदार एटसेट्रा वर स्प्रेड नेशनलिज्म इन कंट्री। तो इन लोगों ने इस टाइप से कंट्रीब्यूट किया इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। सो नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड कलर्स। तो यहाँ पर हम नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है, क्योंकि कई बार मैं एक बार वीडियो में देख रहा था शॉर्ट्स में,
पता नहीं इंस्टाग्राम रील्स पर। एक बार मैं रील्स में देख रहा था तो एक बंदा वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो है किसने डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पर बता भी नहीं पा रहे थे कि किसने डिज़ाइन किया है। तो हम यहाँ पर आज उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे इंडिया का नेशनल फ्लैग बना है। तो यहाँ पर हमने 3 फेजेस रखे हैं इसके, और फोर्थ वन जो है हमारा फाइनल फ्लैग है। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि जो सबसे पहला हमें फ्लैग देखने को मिलता है वो 1906 का देखने को मिलता है, जो कि डिज़ाइन करा था सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने। इट वॉज अनफोल्ड ऑन 7 अगस्त 1906 पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लैग है 1906 वाला, उसे पारसी बगान कोलकाता में फहराया गया था और वो था 7 अगस्त 1906 को। एंड इट वॉज ट्राई कलर बट इट्स कलर वर डिफरेंट। ये भी ट्राई कलर है बट इसके कलर जो है थोड़े अलग हैं। एंड इट हैड ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन कलर एंड नोन एज कलकत्ता फ्लैग। इसे कलकत्ता फ्लैग भी कहा जा सकता है क्योंकि ये परसी बगान कोलकाता में इसको फहराया गया था, वो कलकत्ता में ही बना था। इट हैड 8 हाफ ओपन लोटस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 लोटस में देखने को मिलते हैं। एंड इट वॉज बॉयकॉटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तो तब उसका बायकॉट करने के लिए इस फ्लैग को फहराया गया था। होस्टेड बाय सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी टू मार्क द यूनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया की यूनिटी दिखाने के लिए इसे इन्होंने फहराया था। अब इस फ्लैग को आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इसमें है सबसे ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स, बीच में येलो स्ट्रिप, नीचे ऑरेंज स्ट्रिप, ऊपर हाफ ओपन लोटस है एंड बीच में ब्लू कलर से वंदे मातरम लिखा है, और नीचे रेड पट्टी में आपको एक चांद देखने को मिलता है और एक सूरज देखने को मिलता है। सेकेंड फ्लैग की बात करते हैं, डिज़ाइन बाय पिंगाली वेंकैया। तो यही हमारे जो है अभी जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसके भी डिज़ाइनर पिंगाली वेंकैया को ही कहा जाता है। यंग राइटर एंड फ्रीडम फाइटर वेंकैया इंटेंशन वाज टू ब्रिंग द होल नेशन टुगेदर। तो वेंकैया की जो इंटेंशन थी फ्लैग बनाने के पीछे वो थी कि पूरे इंडिया को हमें एक जगह एकजुट करना चाहिए, एक जगह लेकर के आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे। इट वॉज मेड अप ऑफ 2 कलर्स रेड एंड ग्रीन रिप्रेजेंटिंग द 2 मेजर कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स। Gandhiji suggested him white strip to represent the remaining communities of India and चरखा as a symbol of progress of the nation। तो यहाँ पर गांधी जी ने इतना यहाँ पर इनको सजेस्ट किया कि आपको इसमें वाइट स्ट्रिप भी जोड़ना चाहिए और प्रोग्रेस दिखाने के लिए चरखा और ऐड कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर 1931 को इसको ही मॉडिफाई करा जाता है इस फ्लैग को। फिर ये फ्लैग बनता है द फाइनल रेजोल्यूशन ऑन अ फ्लैग वाज पास्ड बाय द कांग्रेस कमेटी एट कराची 1931। It was the next form of Bengali Venkaya's flag. It features 3 horizontal strips of saffron, white and green, white with a charkha in the center. Saffron color courage, white color truth and peace, green faith and prosperity. चरखा for the symbolize the economic regeneration of India। तो ये इसका जो है मीनिंग था इस फ्लैग का। अब यही फ्लैग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने अप्रूव्ड किया एज अ इंडियन नेशनल फ्लैग। फाइनल फ्लैग की बात करें तो नेशनल फ्लैग वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 22 ऑफ द जुलाई 1947। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला फ्लैग। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपसे, चाहे वो एमसीक्यूज में पूछा जाए चाहे आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाए। फर्स्ट आता है कमेटी हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद जी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति भी रहे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद द सूटेबल मॉडिफिकेशन एज द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने इसे इंडियन नेशनल फ्लैग घोषित किया। चरखे की जगह यहाँ पर रिफ्लेक्स कर दिया व्हील ने, जो कि फिर बनता है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो अभी ट्राई कलर है। नेम क्या है हमारे फ्लैग का? द इंडियन नेशनल फ्लैग और ट्राई कलर। साइज होता है इसका रेशियो में 3:2। कलर कॉम्बिनेशन है सैफरन ऑन टॉप, वाइट इन द मिडल, ग्रीन इन द लोअर पार्ट, अशोक चक्र इन द मिडल विद द नेवी ब्लू कलर। सैफरन करेज एंड सेक्रीफाइस, वाइट ट्रूथ एंड पीस, ग्रीन फेथ एंड चिवरली। अशोक व्हील यहाँ पर द डायनमिज्म ऑफ पीसफुल चेंजेस वर्क फॉर 24 आवर्स एंड 24 स्पोक्स इन अशोक व्हील, वो 24 आवर्स ईच डे को डिपिक्ट करता है।
नेवी ब्लू जो यहाँ पर चक्र है वो सेकुलरिज्म, ट्रस्ट एंड ट्रुथफुलनेस को डिपिक्ट करता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखेंगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल फ्लैग के बाद आता है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। अब ये जो इंडिया की आर्ट थी जो पुरानी, अभी जो हम बंगाल स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, जब ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर रियलिस्टिक आर्ट थोप रहे थे, तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने, जो बंगाल स्कूल वाले आर्टिस्ट थे अवनिंद्रनाथ टैगोर या उनकी पूरी टीम, तो उन्होंने कहा कि हम इंडियन कल्चर को ही रिबर्थ करना चाहते हैं, हम इंडिया के ही कल्चर को पेंट करना चाहते हैं और वही स्टाइल हम रखना चाहते हैं, इंडियन स्टाइल। बट यहाँ पर मॉडर्न ट्रेंड में क्या हुआ, जो नई सोच वाले आर्टिस्ट आए यहाँ पर, मेनली एक ग्रुप है मुंबई का ग्रुप, बॉम्बे का, तो उन्होंने क्या करा, बॉम्बे का एक ग्रुप है, तो वो कहते हैं कि हम जो है कंजर्वेटिव नहीं बनना चाहते हैं, जो आप ये पुरानी आर्ट हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, हम वो आर्ट नहीं करना चाहते, हमें जो है वर्ल्ड लेवल की आर्ट करनी है, मॉडर्न आर्ट करनी है। तो यहाँ पर माइंड यहाँ पर ऐसे बदलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बाय मिड एंड लेट 19th सेंचुरी आर्ट स्कूल वर स्टेबलाइज इन मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। जैसा हमने देखा कि 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में इतने कॉलेजेस खुले, लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। दीज आर्ट स्कूल प्रोमोटेड ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट एंड एकेडमिक एंड नेचुरलिस्टिक आर्ट। यहाँ पर जो प्रमोट कर रहे थे ये, वो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट को कर रहे थे एंड एकेडमिक आर्ट को कर रहे थे। और एकेडमिक आर्ट रियलिस्टिक आर्ट है, जो कि ब्रिटिशर्स की आर्ट है, ठीक है। एंड द बंगाल स्कूल विच हैड गेन पॉपुलरिटी अर्लियर नाउ केम टू बी कॉल कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर जो इनको पॉपुलरिटी मिली थी बंगाल स्कूल को, अब उसे जो है लोग कंजर्वेटिव कहने लग गए कि इनकी सोच जो है छोटी है और ये जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। गगनेंद्रनाथ एंड पोएट पेंटर रविंद्रनाथ दस न्यू अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। तो यहाँ पर गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड द रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों जान गए थे कि अब जो है टाइम आ चुका है इंटरनेशनल आर्ट का, जो कि क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म में बिलीव करती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो मॉडर्न आर्ट है उसमें होता है कि आर्ट की एक खुद की दुनिया होनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ जाए वो रियलिस्टिक वेज से। जैसे कि अगर कोई इंसान बना रहे हैं तो वो इंसान के जैसा लगे ना, कोई मानव बना रहे हैं तो वो मानव के जैसा लगे ना, उसका एक अलग ही फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मैनी आर्टिस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द आर्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन न्यू ट्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना और अपनी आर्ट में नए नए रूल, नए नए तरीके अपनाना। द इंडो यूरोपियन आर्ट could not get popularity, so the artist left painting and started doing other job for a livelihood. तो यहाँ पर इंडियन और यूरोपियन आर्टिस्ट जो आर्ट करते थे, तो वो दो पॉपुलर नहीं हो पाई दोनों मिलके। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ने उसमें काम करना भी चाहा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बट उनको काम छोड़ना पड़ा और उन्होंने जीने के लिए दूसरे काम अपना लिए। फिर आते हैं राजा रवि वर्मा वॉज बोर्न एंड पेंटेड इंडियन मैथोलॉजिकल थीम इन यूरोपियन स्टाइल। यहाँ पर एक आर्टिस्ट का नाम आता है राजा रवि वर्मा, ये बहुत बड़ा नाम है इंडियन आर्ट की फील्ड में। तो ये क्या करते हैं, ये इंडिया की जो मैथोलॉजिकल यानी कि जितने पुराण हैं तो उनके तो थीम्स लेते हैं, और जो इनका स्टाइल होता है पेंटिंग का वो यूरोपियन होता है, जो कि रियलिस्टिक बेस्ड होता है। हिज टेक्निक एंड मीन्स वर ऑल यूरोपियन। उनकी जो टेक्निक थी यानी कि वो पहले इंडियन हैं जो ऑयल कलर में पेंटिंग करते थे, ऑयल कलर करना उन्होंने शुरू करा, तो उनकी टेक्निक और सब कुछ यूरोपियन था, बस वो जो थीम्स रखते थे वो इंडियन रखते थे। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट इज़ इमेंस। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्ट में वो बहुत ही अद्वितीय है। हिज पेंटिंग्स आर रियलिस्टिक एंड हिज ओलियोग्राफ्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड इन मिलियन ऑफ होम्स इवन टुडे। तो जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स थी उस टाइम की बनी हुई, क्योंकि उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट थे, यानी कि पुराण पे, महाभारता या रामायणा पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और उनको प्रिंट करके फिर हर किसी के घर तक पहुंचाया। उनको जैसे कि पेंटिंग्स होती थी वो महंगी होती थी, लेकिन उन्होंने एक यहाँ पर छापा खाना लगाया जिसे प्रिंटिंग प्रेस भी कह सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में ओलियोग्राफ वो प्रिंट करके लोगों को बेचते थे ताकि हर किसी के पास मूर्ति हो गॉड की, भगवान की। तो वो सारी मूर्तियाँ आज भी घरों में पूजी जाती हैं जो उनकी बनाई हुई हैं। अब आते हैं अपोज्ड विद द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी।
यहाँ पर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको अपोज करने के लिए अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट सच एज फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम एफ हुसैन, के एच आरा, एस ए बखरे, ए एच ए घड़े एंड एस एच रज़ा एट्सेट्रा। तो ये लोग जो है इसको अपोज करते हैं। ये कहते हैं भाई हम जो है कंजर्वेटिव नहीं हो सकते, हम बंगाल स्कूल या फिर इंडियन आर्ट को हम नहीं बढ़ावा देते। अब जो पुरानी आर्ट है हम क्या करेंगे, हम न्यू ट्रेंड लाना चाहते हैं। स्टेबलाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग। तो यहाँ पर पैग की इन्होंने स्थापना करी जिसका नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और इसमें जो आपको देखने को मिलते हैं वो जो नेम है तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम एफ हुसैन, के एच आरा, ऐसे बखड़े एट्सेट्रा। And the artists of that group declined the style of the Bengal art and in place of the welcome the international modern art. Many artists introduced new standard in art. Some notable artists among them are Mukul De, Manishi De, Ram Kumar, Tayyab Mehta, Akbar Padamji, प्रकाश कारमोकर एंड नारायण रामचंद्रन। तो ये सारे आर्टिस्ट जो हैं इन्होंने वर्ल्ड लेवल की मॉडर्न आर्ट करना शुरू किया। ये सारे मॉडर्न आर्टिस्ट हैं और ये यहाँ पर पैग की स्थापना करते हैं जो ये मुंबई के आर्टिस्ट हैं, बॉम्बे के, जिसमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम एफ हुसैन वगैरह आते हैं। तो ये था आपका मॉडर्न ट्रेंड कैसे आया इंडियन आर्ट में। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि वो कैसे मॉडर्न ट्रेंड्स आया है। अब मॉडर्न में आपके एक तो पेंटिंग हो गया, मॉडर्न पेंटिंग एंड ग्राफिक आएगा इसमें, और उसके बाद आएगा स्कल्पचर। तो 3 चैप्टर यहाँ पर हमने और डिस्कस करने हैं, फिर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पेंटिंग हैं, राम वैंकिशिंग ब्राइड ऑफ द ओशन, मदर टेरेसा, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर। तो ये चारों पेंटिंग्स आपको याद रखनी है, पढ़नी है और इन्हें देख करके जाना है अच्छे से। अब देखते हैं राम वैंकिशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन में क्या है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पीछे राजा रवि वर्मा की कि उन्होंने रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है, बट उनकी जो थीम है वो मैथोलॉजिकल है, ये इंडियन पुराण पर बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रामायण से ली गई टॉपिक है और उसे जो है इन्होंने कितने अच्छे से रियलिस्टिक बेस्ड में बनाया है। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये यूरोपियन टेक्निक है जिसमें ऑयल कलर यूज़ करे जाते थे और इतने रियलिस्टिक बेस्ड होती थी। जैसे आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो, अगर कपड़ा उड़ रहा है तो वो भी ऐसे ही दिख रहा है आपको, रियलिस्टिक जैसे फोटोग्राफ होता है। तो ये इसकी खास बात होती है ऑयल पेंटिंग की और यूरोपियन आर्ट की। अब देखें तो पेंटर हैं यहाँ पर राजा रवि वर्मा, पीरियड मॉडर्न है, ऑयल कलर ऑन कैनवस। तो यहाँ पर हमें मीडियम भी चेंज हो गया है। अब जैसे हम पहले देख रहे थे वाटर कलर और ऑन पेपर था, अभी ऑयल कलर ऑन कैनवस आ गया है। तो यहाँ पर राम वैंकिशिंग प्राइड ऑफ द ओशन जो है पेंटिंग वो कैनवस पर बनी हुई है और उसमें ऑयल कलर यूज़ हुए हैं। और इसका अगर सर का यानी कि इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 19th सेंचुरी है। कलेक्शन इसका चित्रशाला मैसूर कर्नाटका, क्योंकि ये उधर के साइड से ही थे तो इसलिए ये पेंटिंग उधर ही है अभी भी, चित्रशाला मैसूर कर्नाटका। यहाँ पर थोड़े से आपको कलेक्शन अब याद रखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द सीन फ्रॉम द वाल्मीकि रामायणा। Composition: this painting is based on a scene from the Valmiki Ramayana. This is a Puranic ancient mythological story theme painted by Raja Ravi Verma. He was one of the first Indian painters to use oil paint and master the art of lithographic reproduction for mythological subject. तो यहाँ पर इन्होंने लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन की भी मास्टर थे ये, क्योंकि ये जो अपनी पेंटिंग्स को प्रिंट करके हर किसी के घर तक पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो अफोर्ड कर पाते थे या नहीं कर पाते थे। इसलिए आज तक हमें इनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं जिनकी वर्शिप होती है अभी भी घरों में। ही यूज्ड इन दिस पेंटिंग द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म। उनकी पेंटिंग में हमेशा हमें देखने को मिलता था एकेडमिक रियलिज्म, एकेडमिक स्टाइल कह सकते हैं। और एकेडमिक स्टाइल क्या है? यूरोपियन स्टाइल। इन दिस सीन राम नीड टू बिल्ड अ ब्रिज इन साउदर्न इंडिया टू द आइसलैंड ऑफ लंका फॉर हिज आर्मी टू क्रॉस द ओशन। और ये सीन जो है ये तब का सीन है जब राम सीता जी को लेने जा रहे हैं श्रीलंका से, और वो ब्रिज बनाना चाहते हैं यहाँ पर उनकी मंग की आर्मी को वहाँ से क्रॉस करने के लिए। In this scene, Rama need to build a bridge in southern India to the island of Lanka for his army to cross the ocean. ये जो सीन है ये रामायण का वो सीन है जब यहाँ पर सीता जी को लेने के लिए राम जा रहे हैं श्रीलंका, और यहाँ पर ये ब्रिज बनाना चाहते हैं, बट यहाँ जो समुद्र के देवता हैं वो उनको ब्रिज बनाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ उनकी बातचीत हो जाती है, तो वो सीन यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है।
Varuna, god of ocean, not giving way to reach Lanka to Rama. Ram, in anger, stand to shoot his fairy arrow into the ocean. यहाँ पर वो गुस्से में खड़े हुए हैं कि अगर आप नहीं जाने देते तो मैं यहाँ पर आपका समुद्र सुखा दूंगा. The whole composition is well balanced. Dark color are used, European effect in quite visible in this painting. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलिस्टिक इस पेंटिंग का, और इसमें पीछे एक बिजली तड़कती हुई देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, कैसे डार्क कलर और लाइट कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है. क्या बढ़िया कॉम्पोजिशन बना है ये, और रियलिस्टिक बेस्ड में है. अब अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब पेंटिंग आती है मदर टेरेसा. मदर टेरेसा को बनाया एम एफ हुसैन ने. एम से मदर, एम से एम एफ हुसैन. पीरियड मॉडर्न, मीडियम ऑयल एंड एक्रेलिक कलर ऑन कैनवस. और टाइम पीरियड की बात करें तो 1980. कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. सब्जेक्ट मैटर दिस पेंटिंग फ्रॉम द सीरीज मदर टेरेसा बाय हुसैन. हुसैन बाय गिविंग अ ट्रिब्यूट टू द लेडी मदर टेरेसा हु सर्व द पुअर एंड द होमलेस थ्रू आउट हर लाइफ. तो यहाँ पर मदर टेरेसा को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है मदर टेरेसा की, जो कि करती थी पुअर को सर्व करती थी, लाइक जिसके घर नहीं होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इनका. कंपोजिशन की बात करें, द फिगर ऑफ द फेसलेस मदर अपीयर सेवरल टाइम, ईच टाइम होल्डिंग अ बेबी विद अ लॉट ऑफ अटेंशन गिवन टू द हैंड. तो यहाँ पर हर जगह हमें देखने को मिलता है. इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पहले तो पेंटिंग को, और ये कोलाज टाइप की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है. और इसमें अटेंशन दी गई है हैंड को, और जैसे कि दिखाया गया हो कि सबके सर पे मेरा हाथ है. आप लोग अगर होमलेस हैं तो आप अपने आप को होमलेस ना समझें. This speaks of the artist's familiarity with the European art, especially the famous sculpture of the Italian Renaissance master Michelangelo, Pieta और Byzantine Church. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आर्टिस्ट के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इटालियन रेनेसेंस मास्टर माइकलो एंजेलो का, जिसने पिएटा और बाइजेंटाइन चर्च में पेंटिंग बनाई हुई है उसकी छत में, नीचे से छत में जो पेंटिंग्स बनती हैं. तो वो पेंटिंग्स वगैरह देख करके उनका यहाँ पर थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है हमें. द सेंट्रल फिगर ऑफ द सीटेड मदर हैज़ अ ग्रोन अप मैन लेइंग ऑन हर लैप हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा बड़ा सा लड़का उनकी गोद में यहाँ पर देखने को मिलता है सेंटर वाले पिक्चर में. And the painting looks like a collage of paper cutouts, and Hussein give us clue to understand the story behind this for making faceless figures. तो यहाँ पर क्लू छोड़ दिया गया है कि आप इसे अब समझते रहिए कि मैंने यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश करी है. इसमें आप अपनी तरफ से बना करके यहाँ पर पूरी स्टोरी लिख करके आ सकते हैं, और अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं. मकबूल फिदा हुसैन वॉज बोर्न इन मध्य प्रदेश, और इनकी भी एक बड़ी फिल्मी कहानी है, तो आप इनके बारे में जानें. इन्होंने फिल्म भी बनाई है और माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फ़ैन थे ये. एंड अब आप बात करते हैं टाइटल ऑफ द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड. अभी हम मदर टेरेसा की बात कर रहे थे, अब मदर चाइल्ड की बात करते हैं. तो यहाँ पर जेमिनी रॉय की ये पेंटिंग है, मॉडर्न पीरियड है, और मीडियम यहाँ पर वाटर कलर इन पेपर देखने को मिलता है, और इसका टाइम पीरियड 1939. कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर की बात करें, इन दिस पेंटिंग अ मदर एंड हर चाइल्ड अनकंडीशनल लव हैज़ शोन विद सिंप्लीफिकेशन. कंपोजिशन की बात करें, इन दिस पेंटिंग अ मदर एंड हर चाइल्ड आर रेंडर्ड विद बोल्ड सिंप्लीफिकेशन एंड थिक आउटलाइन विद द स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और यहाँ पर मोटे मोटे ब्रश स्ट्रोक से इनको बनाया गया है, जो शेप बनाई गई है, और ये एक रनिंग हैंड में आपको बने हुए लगते हैं. फिगर आर कलर्ड इन डल येलो एंड ब्रिक रेड बैकग्राउंड. The two-dimensional nature of the painting is derived from Putt painting and his search for simplicity and pure form is visible. तो यहाँ पर जो जेमिनी रॉय हैं उन्होंने ना सिंप्लीफिकेशन लाने के लिए अपनी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है. मतलब वो कंट्री साइड जा कर के, यानी गांव-गांव जा कर के वहाँ के बंगाल साइड के, और उन्होंने वहाँ की लोकल आर्टिस्ट से सीखा है. जैसे वो घरों के बाहर जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाते हैं, मिट्टी के घर सजाने के लिए जो ड्राइंग करते हैं, तो उनसे सीखा है ये सिंप्लीफिकेशन. तो वो यहाँ पर हमें नज़र आता है इनकी पेंटिंग में.
Roy borrowed volume, rhythm, decorative clarity, and the instrumentality of the putt in his artwork. तो यहाँ पट पेंटिंग की बात हो रही है। तो वो काली घाट के पट चित्र बहुत फेमस हैं। तो वो एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, 2D होते हैं, फ्लैट कलर्स उसमें यूज़ होते हैं। तो वैसा यहाँ पर हमें सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है। टू अचीव एंड लर्न द प्योरिटी ऑफ द पट, ही फर्स्ट मेड मैनी मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग एंड देन ग्रेजुअली मूव टू द बेसिक 7 कलर्स अप्लाइड विद द टेम्परा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले वो मोनोक्रोम पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब एक ही कलर से काफ़ी शेड्स दे करके शेप्स वगैरह बना लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वो 7 कलर यूज़ करते हैं पेंटिंग्स के अंदर। ये उनका स्टाइल है, जिसमें इंडियन रेड, येलो ओकर, कैडमियम ग्रीन, वर्मिलियन, चारकोल ग्रे एंड कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटीरियल। और ये सारे जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बने हुए कलर यूज़ करे जाते हैं। तो आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं मदर एंड चाइल्ड। अब उनके बारे में, जेमिनी रॉय के बारे में जानें तो आप यहाँ से इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हल्दी ग्राइंडर। ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। मॉडर्न इसका पीरियड है। अगर मीडियम की बात करें तो ऑयल कलर और कैनवस है। एंड इसका टाइम पीरियड है 1940। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें, डिपिक्टिंग इंडियन वीमेन बिजी इन ट्रेडिशनल एक्टिविटी ऑफ ग्राइंडिंग टर्मरिक। तो यहाँ पर इन्होंने जो पेंटिंग करी है उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ इंडियन जो लेडीज़ हैं, इंडियन वीमेन, वो यहाँ पर हल्दी पीसती हुई दिखाई गई हैं। तो इन्होंने ये, क्योंकि विदेश से आई हैं, इन्हें यहाँ के जो कल्चर था वो अच्छा लगा, तो इन्होंने पेंट करना शुरू करा। अमृता शेरगिल पेंटेड हल्दी ग्राइंडर इन 1940 एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन शी वॉज सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ आइडलिक रूरल सीन्स। तो यहाँ पर वो जब इंडिया के रूरल सीन्स देख करके उनको थोड़ा अचंभा होता होगा यहाँ पर जब वो इंडिया आई, तो वो वैसी पेंटिंग्स यहाँ पर करना शुरू करा। डे टू डे लाइफ यहाँ पर पेंट करी इंडियन कल्चर की और इंडियन वीमेंस की। द फोकस ऑफ दिस अमृता पेंटिंग इंटेंडेड फॉर शोकेस द बर्डन ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया की जितनी औरतें हैं उनके लाइफ में जो बर्डन है या जो काम करती हैं वो उनको शोकेस करने का प्रयास किया गया है। Depicting Indian women busy in traditional activity of grinding dry turmeric had to be painted in Indian style। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग करी है जो कि ड्राई टर्मरिक को जो है पीसा जा रहा है। Here in this painting 3 women are portrayed in the center of the picture and plain with yellow, white and red sari placed within the background of nature। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर कलर यूज़ हुए हैं। द विमेन एंड ट्रीज आर पेंटेड एज फ्लैट शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विमेन एंड जो पेंटिंग्स हैं उनको फ्लैट शेप दी गई है, ना कि ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा शैडो और डेप्थ का यूज़ किया गया है। शेरगिल नॉट गिवन एनी डेप्थ इन द लैंडस्केप एंड प्रेफर्ड अ सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट। तो यहाँ पर सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्निटी दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पर रियलिस्टिक बेस्ड, यहाँ पर रियलिस्टिक नहीं यूज़ किया है, रियलिस्टिक नहीं बनाया है इन्होंने मॉडर्न दिखाने के लिए। और इनकी डेथ सिर्फ 28 साल की उम्र में हो गई थी। ये एक भाई बहुत दुखद बात है मेरे लिए भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं ग्राफिक प्रिंट्स। सो ग्राफिक प्रिंट्स में क्या है? ग्राफिक प्रिंट्स इज न्यूली डेवलप्ड आर्ट फॉर्म बेस्ड ऑन द लाइन्स विच आर एनग्रेव्ड और एच्ड on a smooth hard surface, whether it is made of wood, metal, hard paper or any other material, and get a required shape or picture through the graphic art printmaking process। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी एक सरफेस लेते हैं, ये वुड का टुकड़ा हो या किसी भी चीज़ का हो, कॉपर का हो, मेटल का हो, और उसे खुरच के कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसके ऊपर, एंड उसको फिर उस पर कलर लगा के, इंक लगा करके उसे प्रिंट कर लेते हैं पेपर पे एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हमें दूसरे प्रिंट मिल जाते हैं कि एक ही जैसे हम कई सारे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहलाता है ग्राफिक प्रिंट। अब आते हैं इसमें कौन कौन से ग्राफिक प्रिंट हैं। चिल्ड्रन है, देवी ऑफ वॉल है, मैन वीमेन एंड ट्री है। अब पहला हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा पतले दुबले शरीर के कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जिनकी की रिब केज वगैरह और स्केलेटल बॉडी दिख रही है और बहुत ज़्यादा भूखे जैसे दिखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखते हैं सोमनाथ हो रहे इसके आर्टिस्ट हैं। मॉडर्न पीरियड है, कॉपर प्लेट पे इसको
एनग्रेव करा गया है, और इसकी जो टेक्निक है वो एचिंग और एक्वा टिंट है। और अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1958 है, और कलेक्शन देखें तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर देखें तो दिस प्रिंट टॉक्स अबाउट अ ड्राइंग दैट शोज हाउ अ फेमाइन इन 1943 अफेक्ट चिल्ड्रन। सो कंपोजिशन अरेंजमेंट की बात करें यहाँ पर, इन दिस एचिंग image of children were taken from the experience of the famine of 1943 which was etched in his memory। तो यहाँ पर जो सोमनाथ हो रहे हैं उनकी मेमोरी में ये देखा हुआ था फेमाइन 1943, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और ऐसे बच्चों को देखा उन्होंने तो उन्होंने बाद में उसको प्रिंट कर दिया। दिस इज़ अ close neat composition with the five standing figure having no background and perspective और सराउंडिंग सिचुएशन एज द फिगर आर टॉकिंग टू देमसेल्फ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसमें बैकग्राउंड यानी कि डेप्थ नहीं दिखाई गई है बहुत दूर तक। यहाँ पर पीछे डार्क कलर यूज़ किया गया है, और जिसमें हमें लगता है कि ये जो बच्चे खड़े हुए हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। एंड द फिगर आर लाइनर ईच विद द स्केलेटल एनाटमी इल ह्यूमर एंड रिब केज विद द हेल्पलेस एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा लाचार हैं, और उनके जो खुद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और उनके जो बॉडी हैं वो स्केलेटल जैसी हमें देखने को मिलती है कि उनके हड्डियां भी बाहर से ही दिख रही हैं। सपोर्टिंग अ ह्यूज स्कल विद अ स्मॉल फेस एंड होल बॉडी इज सीन रेस्टिंग ऑन टू स्टिक लाइक लेग्स। यहाँ पर इनके जो पैर हैं वो ऐसे दिखाए गए हैं कि वो दो लकड़ियों के ऊपर ही पूरा जो है शरीर का भार दिया गया है और ऐसे रोका गया है। द बोन स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द स्किन रेंडर द इफेक्ट ऑफ मेलन्यूट्रिशन ऑन द पीपल। तो यहाँ पर भूखमरी का इतना असर दिख रहा है कि जो स्किन है वो उसमें से भी आर पार हमें हड्डियाँ देखने को मिल रही हैं। तो इतना हमें यहाँ पर इनका दयनीय स्थिति है। इट क्रिएट्स नरेटिव क्वालिटी इन द पिक्चर विदाउट टेकिंग recourse to placing the figure in situation of the supporting visual data and following reductionist and simplification method। तो यहाँ पर ना तो इन्हें कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी ये चीज़ दिखाने के लिए, और ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ी। ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पेंट कर दी गई है सिर्फ लाइन से ही। These children represent the most vulnerable society section of society। तो यहाँ पर सोसाइटी का एक ऐसा सेक्शन दिखाया गया है जिसमें इतनी दयनीय स्थिति में भी इनकी कोई सहायता करने के लिए राजी नहीं है। तो ऐसा कुछ इस चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तो बच्चों से आप ध्यान रखेंगे, बच्चे जो हैं भाई वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, और उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बेचारे बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो गए हैं फेमाइन के टाइम पे 1943 के, जिसे सोमनाथ होरे ने पेंट किया है। अब देखते हैं देवी। देवी ये बनाई है ज्योति भट्ट ने, ठीक है, ज्योति भट्ट आर्टिस्ट का नाम है और देवी पेंटिंग का नाम है। पीरियड मॉडर्न है, मीडियम कॉपर प्लेट है, ये भी कॉपर प्लेट पे एचिंग किया गया है। टेक्निक एक्वाटिंट है, 1970s का टाइम है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस प्रिंट इज ट्रेडिशनल डिपिक्शन ऑफ द गॉडेस देवी इज कंबाइंड विद द तांत्रिक फिलोसफी एंड फोक पैटर्न्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी इस पेंटिंग के अंदर देखने को मिलता है ये तांत्रिक विद्या ही इसमें देखने को मिलती है, या फिर एक कुंडालिनी एक प्रोसेस होता है, या सुपर नेचुरल ब्लिस सुपर नेचुरल पावर होती है देवी या विमेन की, तो वो यहाँ पर दिखाई गई है। और इसमें आपको तांत्रिक वर्ड देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे यहाँ पर। ये जितना भी ये एक सांप जैसा जो बनाया हुआ है इसके अंदर भी हमें तांत्रिक विद्या से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी फिगर बने हुए हैं, ह्यूमन फिगर्स। जो दो लेडी दिखाई गई हैं, इसमें भी एक लेडी है, इसमें भी एक लेडी है, और यहाँ पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, कुंडालिनी लिखा है, देवी लिखा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें देखने को मिलती हैं। सॉफ्टनेस और कोमलता को दिखाने के लिए लेडीज़ की यहाँ पर फ्लावर भी बनाए गए हैं उसके दो फेस के दोनों चीक्स पर। अब पढ़ लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है। इन दिस प्रिंट pictorial image of Devi is recast and re-summarized with the liner drawing of the frontal face of women, folk motifs and pattern। तो यहाँ पर ये दिखाया तो गया है कि ये एक लेडी है जो उसका फेस है उसकी वजह उससे, बट यहाँ पर इसको पावरफुल दिखाने के लिए उसमें एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और पूरा इसमें जो देवी का रूप है वो समराइज़ कर दिया है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तंत्र मंत्र विद्या सब कुछ। द पोर्ट्रेट ऑफ देवी इज़ सेंट्रली प्लेस्ड एज एन आइकॉनिक ऑफ इमेज।
द टू डायमेंशनलिटी ऑफ वर्ड्स एंड मोटिव्स अराउंड द पोर्ट्रेट एक्सप्रेस द तांत्रिक फिलोसफी। ये जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर जैसे घुमा घुमा के ये सांप जैसा बनाया है, तो ये सब तांत्रिक फिलोसफी है। एंड इन दिस प्रिंट अवेकिंग ऑफ कुंडालिनी हैज़ बीन शोन। तो ये एक पावर होती है विमेन की या देवी की, जिसे कुंडालिनी कहते हैं। तो वो सुपर नेचुरल पावर होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। द टर्म कुंडालिनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स coiled ऑन स्नेक लाइक, which is almost described in many Hindu religious book and knowledge of तंत्र। तो कुंडालिनी के बारे में बहुत सारी संस्कृत बुक में और बहुत सारी हिंदू रिलीजियस बुक्स में उसके बारे में बताया गया है। एंड waking up the ability to grow as a person and look deep within oneself। तो यहाँ पर आप खुद उठ करके आप जो एक एक्सरसाइज वगैरह होती हैं तो उनसे और या ध्यान लगा करके आप अपने अंदर, खुद के अंदर डीप डिस्कशन करके खुद से आप ग्रो कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को। अब जितनी भी एबिलिटी हैं तो एक ध्यान केंद्रित करके आप अपने अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज अ मिक्स ऑफ एक्टिव एंड स्टिल फोर्सेस एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ शक्ति। तो भाई शक्ति जो है आपके खुद के अंदर ही है, तो आप इसे अंडरस्टैंड करके और अपने आप को भी आप जगा सकते हैं, जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें तांत्रिक विद्या में दिखाया गया है। नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट आता है ऑफ वॉल्स। अनुपम सूद इसके आर्टिस्ट हैं। मॉडर्न पेंट पीरियड है, मीडियम पेपर है, टेक्निक लिथोग्राफ है और इसका टाइम है 1982। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस graphic print portrays a faceless woman symbolizing societal barrier and inequality and protest against caste, religious and status based walls। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि एक विमेन है जो फेसलेस दिखाई गई है यहाँ पर, और वो सिंबलाइज कर रही है कि जो सोसाइटी बैरियर बना देती है। जैसे कि अगर कोई पुअर है या फिर किसी का जो है क्या कहते हैं, कोई विधवा हो गई है, विडो हो गई है, तो उनके खिलाफ ऐसे बैरियर बना दिया जाता था कि उनको कोई ना तो शादी कर सकता है, ना तो उनसे अच्छे से बात कर सकता है, ना उनको कपड़े दिए जाते थे, वो वाइट कपड़े पहनते थे। तो ऐसा कुछ जो सोसाइटी जो है एक बैरियर बना देती है, तो ऐसा कुछ इस पेंटिंग में दिखाया गया है। कंपोजिशन अरेंजमेंट की बात करें, दिस इज एन एचिंग मेड फ्रॉम जिंक प्लेट एंड प्रिंटेड ऑन पेपर मेड बाय अनुपम सूद इन 1982। In this graphic print, an interesting form of women by hollowing out the face. The absence of the face gives it a serious and sad expression. The painting depicts the figure of a lonely woman seated on the pavement footpath before a dilapidated wall. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टूटी फूटी बॉल के आगे हमें देखने को मिलती है एक विमेन बैठी हुई फुटपाथ के ऊपर, और जो कि बहुत ज़्यादा लोनली यहाँ पर देखने को मिलती है और हेल्पलेस यहाँ दिख रही है। इन द बैकग्राउंड वी ओनली गेट अ ग्लिम्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पुअर मैन स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर फोरग्राउंड में हम देखते हैं कि दो लेग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं बस एक मैन के। पुअर मैन वो हो सकता है क्योंकि उसके कपड़ा नहीं है पैरों पर भी, तो एक पुअर मैन हो सकता है, प्रॉब्ली वो मर चुका है। एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद द क्लोथ्स विमेन and adds to the sadness of the print. The print is a powerfully protest by the artist against society reaching such walls on the basis of caste, religion and status। तो यहाँ पर ये एक प्रोटेस्ट है सोसाइटी के ख़िलाफ़, जो कि एक ऐसा बैरियर बना देती है कि भाई वो नीच है, वो बड़ा है, वो छोटा है, उसका वो गरीब है, वो ऐसा है, वो विधवा है, वो विडो है, वो तो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये इसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाया है अनुपम सूद ने। आर्टिस्ट हैं ये, 1944 में इनका बर्थ हुआ था। अब बात करते हैं मैन वीमेन एंड ट्री की। तो मैन वीमेन एंड ट्री में क्या दिखाया गया है, के लक्ष्मा गौड़ यहाँ पर आर्टिस्ट हैं इसके। मॉडर्न पीरियड है, पेपर पे ये बना है, टेक्निक एचिंग एंड एक्वाटिंट है और सर का 2017। जो इसका टाइम पीरियड है वो 2017 है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो द पिक्चर शोज अ मेमोरी फ्रॉम द आर्टिस्ट चाइल्डहुड फीचरिंग अ सिंपल एंड स्टाइलाइज्ड
पोर्ट्रेयल ऑफ कंट्री लाइफ विद अ मैन एंड वीमेन अमंग ट्रीज। तो यहाँ पर गांव के लोगों की लाइफ दिखाई गई है, जो कि आर्टिस्ट के बचपन की मेमोरी है कि गांव के लोग जो है कैसे पेड़ों के बीच में रहते हैं। तो उन चीज़ों की यहाँ पर हमें झलक देखने को मिलती है। इन दिस एचिंग मैन वीमेन शोज विद द ट्रीज इन द बैकग्राउंड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द चाइल्डहुड मेमोरी इमर्ज इन नेचर। The artist portrayed the harmony of rural life by depicting men and women amidst trees in the background. Illustration of rural ideal is characterized through the prototype of peasant men and women. The artwork realistically captures at the appearance of the villagers but adds a gentle stylized touch, making the figures resemble puppets shaped in the artwork have very detailed and carefully crafted outline. यहाँ पर जो मैन एंड वीमेन हैं तो इन्हें जो बनाया गया है वो काफ़ी माइन्यूटली बनाया गया है, क्योंकि उनके कपड़ों की आप लाइंस उनके डिज़ाइंस भी देख सकते हैं यहाँ पर। बट उनके जो फेसेस हैं वो थोड़े पपट टाइप के फेसेस हैं, शेप हैं, पपट शेप्स के फेसेस हैं। एंड दिस प्रिंट इज़ लाइन्स बेस्ड एंड कलर्ड। ये लाइन बेस्ड है और कलर्ड है। वैसे तो मोनोक्रोम है, इसमें एक ही कलर के सारे शेप्स देखने को मिलते हैं। के लक्ष्मगौड के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉडर्न आर्ट का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं जो है स्कल्पचर। ये लास्ट चैप्टर होने वाला है आपके सिलेबस का, और यहाँ तक अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो आप ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब स्कल्पचर क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल आर्ट होती है जिसे हम किसी भी तरफ से देख सकते हैं, और ये स्टोन, मेटल, वुड, वैक्स, क्ले और एनी अदर मटेरियल किसी भी चीज़ से बनी हुई हो सकती है। जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो 4 मूर्ति जो है आपके सिलेबस में है: ट्रायम्फ ऑफ द लेबर, सेंथॉल फैमिली, गणेशा एंड क्राइशनहार्ड। तो ये 4 स्कल्पचर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले ट्रायम्फ ऑफ द लेबर की बात करते हैं। डीपी रॉय चौधरी, मॉडर्न पीरियड, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट से बनी हुई है। कलेक्शन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। और ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके MCQs बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। एन आर्ट वर्क शोइंग स्ट्रॉन्ग पीपल वर्किंग हार्ड रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो हमारे वर्कर हैं वो यहाँ वर्क हार्ड कर रहे हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे कोई भी वर्क करता है, कोई भी कितना भी छोटा कितना भी बड़ा बंदा है, जो भी वर्क करता है वो कैसे ना कैसे करके अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज़ एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है एक बड़ा सा स्कल्पचर है। इट वॉज इंस्टॉल एट मरीना बीच, चेन्नई ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1959। जो सबसे पहला स्कल्पचर इसका ओरिजिनली लगा था वो मरीना बीच, चेन्नई में लगाया गया था। बट उसका प्रोटोटाइप हमें देखने को मिलता है एट द गेट ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आप जाएंगे कभी तो देख करके आना। इट शोज 4 men ट्राइंग टू मूव अ रॉक, रेंडरिंग द इम्पोर्टेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लेबर इन द नेशन बिल्डिंग। तो ये दिखाता है कि कैसे लेबर वर्क भी जो है हमारे नेशन बिल्डिंग में काम करता है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। स्ट्रॉन्ग एंड determined men who cannot be defeated are struggling energetically against the force of nature with great determination and power। तो यहाँ पर स्ट्रांगली ये जितने भी आदमी हैं ये लगे हुए हैं भाई, हार ना मानते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो फोर्स है उसको हटाने की, अपना फोर्स लगा करके उसको हटाने की, जो भी रोक हटा रहे हैं वो वहाँ से। रिफ्लेक्ट अ 19th century रोमांटिक थीम ऑफ लेबर अगेंस्ट द एलिमेंट ऑफ नेचर। तो ये 19th सेंचुरी का एक रोमांटिक थीम है जो लेबर एंड उनके वर्क के प्रति, वर्क एंड लेबर का दोनों का एक रोमांस दिखाया गया है एज अ रोमांटिक, इसे आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो चौधरी हैं, डीपी रॉय चौधरी, उनको मसल्स वगैरह दिखाने में उनकी जो स्कल्पचर है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। रिवीलिंग देयर बोन्स, वेन्स, फ्लैश एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं सबकी बॉडी में आपको मसल्स देखने को मिलेंगे, कितने फिट हैं वो लोग, ऐसे यहाँ पर वो स्कल्पचर बनाए। ह्यूमन फिगर आर इंस्टॉल्ड इन अ वे दैट क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन अस एज अ व्यूअर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन फिगर हैं इनको ऐसे इंस्टॉल किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि
हम लोग जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको क्यूरियोसिटी होगी कि उधर से देखेंगे तो कैसी मसल्स दिख रही है या फिर कैसा इनका बनावट है, शरीर है, तो ये सारी चीज़ें। एंड इट अट्रैक्ट द व्यूअर टू सी इट फ्रॉम ऑल द साइड्स। द इमेज ऑफ ग्रुप लेवर इज प्लेस्ड ऑन अ हाई पेडिस्टल, thereby replacing the nation of portrait of the king or British dignitaries। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ऊंचे पेडिस्टल पर मूर्तियाँ लगती थी वो या तो किंग की होती थी, राजाओं की होती थी, या ब्रिटिशर्स के जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनकी लगती थी। लेकिन यहाँ पर इंडियन ने लेबर्स का यहाँ पर वो लगा दिया, उसको रिप्लेस करके लेबर का एक स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। अब आता है सेंथॉल फैमिली। सेंथॉल फैमिली जो है राम किंकर बेज का बनाया हुआ एक स्कल्पचर है, मॉडर्न स्कल्पचर है ये, मीडियम सीमेंट एंड कंक्रीट से बना है ये। राम किंकर बेज और कंक्रीट, किंकर किंकर, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। सरका 1937, कलेक्शन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन को अब आप भली भांति जान गए होंगे, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल में ही है, तो वहाँ से ये स्कल्पचर है। स्कल्पचर शोज द एवरीडे लाइफ of a migrating Santal family, symbolizing the first public modernist sculpture in India। तो ये फर्स्ट मॉडर्न स्कल्पचर है और ये एवरीडे लाइफ को यहाँ पर डिपिक्ट करता है जो उस टाइम पे मिग्रेंट पीपल की दिखाता था। एंड दिस इज़ एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर क्रिएटेड बाय राम किंकर बेज इन 1937। इट इज़ मेड आउट ऑफ मेटल स्ट्रक्चर एंड सीमेंट मिक्स विद द पेबल, पेबल मतलब कॉन्क्रीट्स, एंड प्लेस्ड इन द compound of Kala Bhavan, Shanti Niketan, India's first national art school। It shows a scene of Santhal man carrying his children in a double basket joined by a pole and his wife and dog walking alongside। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोल को जो है दो बास्केट में बांध करके अपने दोनों बच्चों को उसने साइड में बिठाया है और उनकी वाइफ जो उधर की साइड में एंड डॉग ये इनके साथ साथ चल रहे हैं। Perhaps it speaks of the family migrating from one region to another and carrying all their frugal possessions। तो यहाँ पर जो काम के सामान है उनको लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ मिग्रेंट होते हुए पीपल को यहाँ बहुत करीब से बनाया गया है। दिस मस्ट बी एन एवरीडे सीन ऑफ This must be an everyday scene for the artist living amidst the rural landscape। तो उस टाइम पे ये रोज़ का सीन था ऐसा यहाँ से मिग्रेंट होने का लोगों का, तो वो ही इन्होंने यहाँ पर बनाया है। एंड ही गिव्स इज़ अ मोन्यूमेंटल स्टेटस। द स्कल्पचर इज़ मेड इन द राउंड विच मीन्स दैट वी कैन सी इट फ्रॉम ऑल साइड्स। It is placed on a low pedestal, making us feel as if we are part of the same space। तो यहाँ पर बहुत नीचा इसका पेडिस्टल है, बिल्कुल ज़मीन से ही लगा करके बनाया गया है ताकि हम अगर इसके साइड से निकल करके जाएं तो हमें भी ऐसा लगे कि हम भी इस ही चीज़ के पार्ट्स हैं, लाइक मिग्रेंट फैमिली के पार्ट हैं। वी डू नॉट नीड टू गो टू द म्यूजियम टू सी इट एज इट इज़ प्लेस आउटसाइड द कला भवन। तो इसे हम कहीं जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कला भवन में बाहर की साइड में ही लगा हुआ है। The artist has avoided traditional medium like marble, wood or stone and has preferred cement, the symbol of modernism। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी है, ना इसमें वुड यूज़ करा, मार्बल स्टोन कोई नहीं यूज़ करा, बस इसमें सीमेंट लगाया है और कंक्रीट लगा करके एक मॉडर्न स्कल्पचर बनाने की कोशिश करी है। अब आता है गणेशा। तो गणेश जी की यहाँ पर स्कल्पचर है, पीवी जानकीराम ने बनाया, मॉडर्न इसका पीरियड है। और मीडियम की बात करें तो ऑक्साइड, कॉपर, टीन एंड वायर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है 1970, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो जानकीराम कॉपर स्कल्पचर ब्यूटीफुली कंबाइंड ट्रेडिशनल स्किल्स विद द आर्टिस्टिक डिटेलिंग्स पोर्ट्रेइंग and Ganesha playing the veena। The focus on simple lines give it unique and great, thoughtful looks। यहाँ पर हम देखेंगे स्कल्पचर में तो यहाँ पर वीणा बजाते हुए हमें गणेश जी दिखते हैं और यहाँ जो वायर यूज किया गया है तो वायर से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लाइनिंग। जैसे पेंटिंग करते हुए हम लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर वायर से आउटलाइन की गई है गणेश जी की। इन दिस जानकीराम हैज़ यूज शीट्स of copper to create pictorial sculpture as a free-standing form and he has made ornamented their surface with the liner elements। तो यहाँ पर जो इतने भी ornament वगैरह हमें देखने को मिलते हैं वो liner elements हैं और वो भी बनाए गए हैं वायर से।
These liner elements work as facial features and decorative motifs to suggest religious icon, inviting personal reflection, जिससे हमें पता चलता है कि ये गणेश जी हैं। अदरवाइज अगर ये इसमें इतना लाइनर एलिमेंट्स नहीं यूज़ करते तो इतना क्लियरली हमें इसका पता नहीं चलता। द इमेज ऑफ गणेशा क्राफ्टेड फ्रंटली लैंड्स एंड इम्पोर्टेंट इंडिजीनियस करेक्टर ऑफ केव्स एंड टेम्पल्स स्कल्पचर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पुरानी जो केव्स में जैसे पेंटिंग्स या स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। इन दिस स्कल्पचर गणेशा इज प्लेइंग वीणा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा गिटार के जैसा दिख रहा है, तो ये वीणा है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पुराना। गणेशा रिवील्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल इमेजनरी। तो ये गणेशा की जो गणेशा का जो स्कल्पचर है वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रिवील करता है आर्टिस्ट की, कि उनको कैसे ट्रेडिशनल इमेजनरी जो है बनाने का। एलेबोरेटेड लाइनर डिटेल्स इनटू ओवरऑल फॉर्म। यहाँ पर पूरे स्कल्पचर में हमें देखने को मिलता है लाइनर एलिमेंट्स जो कि वायर से बनाया गया है। द स्कल्पचर इज कंसीव्ड इन टर्म ऑफ लाइनर शेप्स इंस्टीड ऑफ एम्फेसिस ऑन थ्री डायमेंशनलिटी एंड डेस्पाइट्स इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसमें कोई जो 3D चीज़ें बनाते हैं तो उसमें हमें पूरा 3D लुक देखने को मिलता है और शेप भी वैसे ही होते हैं जैसे रियलिस्टिक होते हैं, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा 2D बेस्ड है और उसमें लाइन से ही दिखाया गया है एज अ स्कल्पचर या 3D फॉर्म दिखाई गई है उसकी। रिदम एंड ग्रोथ आर combined through lyrical stylization. It is also mixture of folk and tradition craftsmanship. नेक्स्ट एंड लास्ट स्कल्पचर है आपका क्राइस्ट एंड हार्ट। अमरनाथ सहगल का ये बनाया हुआ है। मॉडर्न इसका पीरियड है, मीडियम ब्रॉन्ज है। और उसका टाइम पीरियड बात करें तो 1958। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो क्राइस्ट एंड हार्ट सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट अ फैमिली पेन यूजिंग abstractistic like figures in a sculpture. The artwork depicts a husband, wife and child crying out for the help. तो ये जो इनके हाथ जो ऊपर उठे हुए हैं आसमान की तरफ, तो इससे शो करता है कि कितने हेल्पलेस हैं और ये हेल्प मांग रहे हैं। कंपोजिशन की बात करें, क्राइस्ट एंड हार्ट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली एंग्विज्ड एंड सोरो। तो जो बहुत परेशान है ऐसी फैमिली को ये रिप्रेजेंट करती है। ऑल्दो द आर्टिस्ट ओनली यूज़ अब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर कोई भी रियलिस्टिकटी नहीं दिखाई गई है, बस इन्होंने कुछ स्टिक्स टाइप लगा करके ही इंसान बना दिए हैं। and in which three figures are stick like and shown in a flat rhythmic planes. It is easy to understand them as a family, husband, wife and child. क्योंकि तीन है, वो एक छोटा है, तो एक बंदा है और एक बंदी है, तो इसलिए पूरी फैमिली हमें देखने को मिलती है। Through the medium of sculpture, their helplessness expressed by the hands gesture in turn into the permanent shape. तो यहाँ पर जो हाथ उनके उठे हुए हैं इसे परमानेंट शेप बना देती है कि कितने हेल्पलेस हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। वी कैन सी दिस आर्ट वर्क एज अ सपोर्टिंग सोशलिज्म वेयर द आर्टिस्ट ऑनर मैनी पुअर फैमिलीज नीडेड असिस्टेंस बट देयर प्लेस गो अननोटिस्ड। तो यहाँ पर बहुत सारी जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर एक सपोर्टिंग सोशलिज्म दिया गया है ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ कोई ध्यान देता नहीं है और वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। None other than socialist poet Mulk Raj Anand wrote movingly about this work, which now in the collection of National Gallery of Modern Art, New Delhi. इसके ऊपर मुल्क राज आनंद एक पोएट हैं, उन्होंने भी पोएम लिखी हुई है। ये जो वर्क है इसके ऊपर पोएम लिखी हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा वर्क है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो 12th क्लास में है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप लोगों से कोई वीडियो मिस ना हो पाए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।